अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार। बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेकअप के साथ साथ हम हेयर और दूसरे व्लॉग्स भी बनाएंगे, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार। और मेरे जैसे कि आपको पता है बहुत सारे शेड्स हैं। मैं मेकअप भी करता हूँ, मैं कुकिंग भी करता हूँ, मैं आप लोगों को मुख्तलिफ जगहें घुमाता भी हूँ, सेलिब्रिटी से भी मिलवाता हूँ, साथ साथ हेयर ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं और आपको मेकअप तो मैं सिखा ही रहा हूँ। और बहुत से लोग जो ये कह रहे हैं कि जी मेकअप कोर्स जो है वो आपने बिल्कुल बीच में छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। शुरू की जो बेसिक क्लासेस थी वो मैंने आपको बेसिक बिल्कुल वन गो में दी, ताकि बेसिक आप तक पहुंच जाए, जिसके अंदर मैंने आपको तमाम शेड्स कैसे बनाते हैं, हाउ मेनी काइंड ऑफ फाउंडेशन, हाउ मेनी काइंड ऑफ पाउडर, मतलब हर प्रोडक्ट नॉलेज दी। इसलिए क्योंकि आपको मैं इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आगे मेकअप की तरफ लेके जाऊं। आपको समझने बेसिक्स मैंने बता दी वन गो में। अब हम मेकअप के जो व्लॉग्स हैं वो बीच में आपके पास आते रहेंगे। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मुसलसल मेरा चैनल, ताकि आप लोग उसमें बहुत कुछ सीख सकें, एंजॉय कर सकें। मेरा मकसद यह है कि मेरे चैनल के जरिए आप तमाम वो चीजें जो मैं करना चाहता हूं, एंटरटेनमेंट भी एंड मेकअप भी एंड टीचिंग, लर्निंग, एवरीथिंग जो मैं चाहता हूं वो मैं आप तक पहुंचाऊं। आज हम क्या करें? आज हम कर रहे हैं एक हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं कि हमारे बाल रूखे हो जाते हैं डाई के बाद, और हम डाई करते हैं तो डाई क्यों नहीं करना चाहिए, क्या डाई ना करें या डाई करें तो कौन सा करें, और डाई करें तो उसको हैंडल कैसे करें, और क्या डाई एक दफा कराने के बाद बाल खराब हो जाते हैं या हम उसको कैसे मेंटेन करें। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज मैं आपको उसके जवाब दूंगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ बहुत ही प्यारी सी लड़की, जिसने बहुत ट्रांसफॉर्मेट किया अपने आप को और इतनी पतली हो गई है, इतनी प्यारी हो गई है। और वैसे तो वो प्यारी थी लेकिन वो और हसीन हो गई है। और साथ साथ आज उसका हम एक प्ले का एक हम लुक डिसाइड करें, जिसमें उसको एक बड़ी अच्छी सी बबली सी कॉलेज गर्ल बनाना है, जिसके लिए मुझे उसके बाल थोड़े से टोन अप करने हैं, लाइक उसको थोड़ा डार्कर टोन देना है। हम उस पर कट करेंगे, टोन करेंगे बालों को, ताकि उसकी लुक और प्यारी हो जाए। लेकिन साथ साथ हम करेंगे बहुत सारी बातें, बहुत मज़ेदार बातें। मेरी वो बहुत अच्छी दोस्त भी है और जिनके साथ वो प्ले कर रही है वो भी मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। आज हम चिट चैट भी करेंगे, आप लोगों को भी पता चलेगा हम लोग क्या क्या बातें करते हैं। इसके लिए आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त से। आइए, वो है मरियम जाफरी। मरियम, क्या हाल है, कैसी हो? ठीक ठाक हो? मरियम कैसे पतली हो गई, मुझे भी बता दो प्लीज। क्यों बता दूं? मैं भी चाहता हूँ कि मैं बहुत पतला हो जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब वो टाइम आ गया है कि पतले होने से ज्यादा सेहतमंद रहना ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से अच्छा खाना। अब तो इतनी सारी चीजें पता चल गई हैं, लाइक खाना कि कौन सा खाएं, किस तरीके का प्रोटीन है। अब तो हर चीज आपको एक बटन पे मौजूद है। मेरा तो खैर कुछ मेडिकल इशू भी था जिसकी वजह से मेरा वेट ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन कोशिश मैं पूरी करता हूँ कम करूँ। लेकिन आई लव फूड, और खाना देख के फिर मैं कहता हूँ चलो कल से कर देंगे डाइट। वो कल नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा मरियम, तुम कर रही हो मजहर मोइन का प्ले। एंड मजहर मोइन इज अमेजिंग गाइस। तुम्हें पता है जितना भी मैंने एक्टिंग की है इस फील्ड में वो मैंने की है मजहर के साथ, वो बहुत मजे के, और उनकी टीम उससे ज्यादा मजे की है। I can't tell you, अकेले में बताऊंगी, है ना। अच्छा, मुझे ये तो था जब तुमने मुझे बताया था ना कि बाल थोड़े से ऑरेंज आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो हम इसको आज थोड़ा सा टोन अप करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर हम ब्राउन ऐड करेंगे, क्योंकि कलर ना अब काफी हद तक उतर चुका है। लेकिन साथ साथ मैं अपने व्यूवर्स को भी बताऊंगा कि कलर क्यों इस कंडीशन में आता है, आपने क्या करना होता है इसके लिए, किस तरह की आपने ट्रीटमेंट्स करनी होती हैं, किस तरीके का आपने कलर यूज करना होता है, क्या आपने इसकी केयर करनी होती है, ये सब चीजें आज हम आपको बताएंगे। अच्छा मरियम, इससे पहले कि हम थोड़ा सा जो है तुम्हारा जो लुक जो है वो चेंज करें, हम थोड़ा सा कट करते हैं। देखो इस वक्त जो है ना हमारे बाल बहुत अच्छे हुए हैं, ठीक है। टेक्सचर में बहुत ज्यादा कट नहीं करूंगा, बहुत अच्छे बाल हुए हैं। हाँ, टेक्सचर बहुत अच्छा हुआ है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ये सिर्फ एक लट आई है ना चेहरे के ऊपर, तो उसको मैं थोड़ा सा फ्रेमिंग दे दूं, ताकि तुम्हारा जो बाल है वो एक फॉल करे अच्छा, और लेंथ में तुम्हारे सिर्फ मैक्सिमम ये काटने वाला हूं, इससे ज्यादा मैं लेंथ नहीं काटूंगा, क्योंकि मुझे पता है लेंथ तुम्हें अच्छी लगती है। तो लेंथ हम रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर एक वॉल्यूम भी आएगा। तुम्हें बहुत ज्यादा ड्रामे के लिए, बहुत ज्यादा प्ले के लिए बहुत
ब्लो ड्राई सब नहीं करना पड़ेगा, इसमें वॉल्यूम हम इतना दे देंगे कि ये ऑलरेडी बहुत अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करें कट से। सो आप भी देखिए हम स्टार्ट करें कट से और बहुत लाइट सा कट करेंगे और आपको दिखाएंगे हम कट में क्या कर रहे हैं। अब हम करा रहे हैं मरियम का वॉश, उसके बाद हम मरियम का कट करेंगे, ज्यादा लेंथ नहीं उड़ाएंगे। हर लड़की को इश्यू होता है कि लेंथ ना जाए और बिल्कुल बहुत मुश्किल से बाल बढ़ते हैं। और आजकल जिस तरह का वेदर है, जिस तरह का हमारी खुराक है, उस हिसाब से बाल, और मेरी तो खैर खेती ही उजड़ गई है। असल लोग मुझसे पूछते मरियम आप ना गंजे क्यों रहते हैं। एक तो खैर मेडिकल इशू था जिसकी वजह से मेरे बाल थोड़े से गिरे। मेरे जो बैक डोनर एरिया है वो बड़ा मजबूत आता है लेकिन फ्रंट पे नहीं आता है। तो मैंने कहा जब खेती पूरी उगी नहीं रही तो इसे पूरा उजाड़ देना ही ज्यादा बेहतर है, और मेरा ये लुक भी बन गया। आप इतने प्यारे लगते हैं इस तरह, जरूरत भी नहीं है आपको इतू सा बाल लगाने की भी। मैं जब कभी मजे के प्ले के लिए बाल लगाता हूँ, मजा कहना तुम एक अलग इंसान लग रहे हो, मुझे बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रहा मैं तुमसे। सो हम करते हैं कट स्टार्ट, और आज हम मरियम से करेंगे बहुत मजे मजे की बातें करेंगे तब जब मरियम के बालों में लगा हुआ होगा डाई। और डाई क्योंकि 45 मिनट्स लगते हैं तो हमें बहुत सारा टाइम मिलेगा आपसे बातें करने का। आज मैं मरियम से बहुत सी ऐसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मरियम को टीवी पे देखा होगा लेकिन आप उस मरियम को नहीं जानते जिस मरियम को मैं जानता हूँ। मरियम एक बहुत मेच्योर थिंकिंग की एक लड़की है जिससे मैं जब बातें करता हूँ तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग तक भी इस तरह की बात पहुँचे। आज हम एक छोटी सी चीज़ पे बात करेंगे जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करना। तो मैं आपको थोड़ी सी देर के बाद इस पे टॉपिक की तरफ देखे चलूँगा। सबसे पहले मैं करने जा रहा हूँ कट, और जो है वो कट प्रिपेयर हो रहा है। अच्छा मरियम, एक शैम्पू होता है जो तुम लोग खुद घर पे करते हो, एक शैम्पू होता है सैलून पे, क्या फर्क होता है? मैं आपको बताऊं, मैं एक मॉर्निंग शो में गई थी और वहाँ पे उन्होंने मेरे आयरन करके बालों में पता नहीं क्या किया, स्मेल आ रही थी। मैंने कॉल किया आपके टीम को, मैंने कहा मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ वहाँ से, अब मुझे हेयर वॉश चाहिए, मुझे ये स्मेल निकालनी है बालों से। असल में मुझे ऐसा लगता है जब मैं अपनी टीम को सिखा रहा होता हूँ ना, सब ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ, हेयर वॉश एक वो चीज़ है जो आपको बहुत दिल से आप जब करते हैं ना तो आधी थकन तो एक इंसान की हेयर वॉश में ही निकल जाती है। मेरी बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जो सिर्फ हेयर वॉश के लिए मेरे पास आ रहे होते हैं कि मैं हेयर वॉश कर दो, ब्लो ड्राई कर दो, ताकि मैं पूरा हफ्ता आराम से अपने बाल चला सकूं। और हेयर वॉश में जो कहने को तो होता है ना, बड़े आराम से हम अपना हेयर वॉश कर लेते हैं, घर में आप लोग हेयर वॉश करते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनली हेयर वॉश कराते हैं तो आपके बालों में जिस तरीके से एक एक सीबम को निकालना, आपके स्कैल्प को क्लीन करना, शैम्पू को अच्छी तरीके से आपके बालों से निकालना, उसके बाद उसमें इतनी रिलैक्सेशन देना कि आप शैम्पू में ही आधे रिलैक्स हो जाएं। क्यों मरियम? बिल्कुल ऐसा ही है। सो मरियम, डर तो नहीं लग रहा बाल कटाते हुए? लग तो रहा है। नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा क्योंकि मेरा जो एवरीडे स्टॉप है, मैं कहीं से नहीं जाके अपने बालों को हवाले कर सकती किसी के, आपकी टीम और आपके हवाले कर सकती हूँ। थैंक यू। हम ना बहुत ज़्यादा नहीं काट रहे, बिल्कुल इसलिए क्योंकि ना ड्रामाज में रोज़ाना ब्लो ड्राई, आयरन, टोंग, तो सिर्फ ना महीने पे, जैसे मैं तुमसे हमेशा कराता था कि ट्रिमिंग अपनी महीने पे करा लो, उससे क्या होता है कि जो डेड एंड्स है ना वो निकल जाते हैं और बालों में एक बाउंस आ जाता है। अभी तुम देखना, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितनी सी जो है वो लेंथ निकालूंगा, लेकिन उससे तुम्हारे बालों में कितना अच्छा बाउंस आएगा। अच्छा जी, अच्छा, मैंने आपके शैम्पू के वो पता तो चल जाता ना किस तरह उंगलियां बालों में जा रही हैं, और मैंने सीखा है, बहुत कोशिश करती हूँ कि वैसे बालों को धोऊं, शैम्पू, लेकिन देखिए जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे शैम्पू, मसाज, ये सब चीजें कोई दूसरा करे ना तो ही मजा आता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम सेक्शनिंग कर रहे हैं बालों की। एक तो मरियम 40 साल के बाद जिंदगी में एक बड़ा मसला आया, पूछो क्या? कमर का दर्द? नहीं, कमर का दर्द अल्लाह का शुक्र नहीं है, मैं ये हो गया हूँ ट्रिंग, क्योंकि मुझे मेरी करीब की नजर जो है वो 6/6 हो गई है और मेरी दूर की नजर 0.75 है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे जो है वो करीब से मेकअप करते वक्त भी ना इतनी दफा चश्मा उतार के सही करना पड़ता है। ये तो सबके साथ है, मैं 40 की नहीं हुई लेकिन मेरे साथ भी यही मसले मसाइल हैं थोड़े से। मैं डॉक्टर के पास गया ना, कहने आप 40 के हो गए, अब ये मसले रहेंगे। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, ये तो मजे की बात है।
ये बताओ गर्मी से कैसे जिंदगी गुजारी? शूट पे तो तुम लोग को कितनी गर्मी लगती होगी ना? गर्मी बहुत ज़्यादा है और आउटडोर हमारा जो अभी चल रहा है स्पेल वो आउटडोर ही है। और मरियम, अक्सर लोग ये समझते हैं बड़ा आसान होता है जी, जो है वो ड्रामा ही तो कर रहे हैं, ठीक है। और पसीने भी अगर कभी कभी स्क्रीन पे नजर आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं आ रहे होते, लेकिन किसी को ये अंदाजा होता है कि हम उस वक्त जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तब हमारे सरों पे पंखा नहीं चल रहा होता और कोई एसी नहीं होता उस कमरे में, और बड़ी बड़ी लाइटें जो गरम गरम होती हैं वो आपके आसपास होती हैं, और पोलीज होती हैं और रिफ्लेक्टर्स होते हैं जो वो उस गरम तेज लाइट को आपके चेहरे पे फेंक रहे होते हैं, भाप दे रहे होते हैं। यस, अच्छा। और उसके ऊपर चेहरे पे होता है बहुत सारा मेकअप, और मेकअप देखिए, मेकअप कुछ सीमेंट का थोड़ी होता है कि वो बिल्कुल पक्का ही रहेगा, वो भी चेहरे से मेल्ट होता है, उसको बार बार पफिंग करना और साथ साथ अपने एक्सप्रेशंस को भी रखना, ये एक मुश्किल जॉब है। ये 9 to 5 और ऑफिस में बैठने से ज्यादा मुश्किल काम है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है वकार कि सबसे मुश्किल काम ही एक्टर का है, क्योंकि उसने बाकी जो लोग होते हैं वो इजीली कुछ भी पहनकर आ जाए और इधर उधर घूम रहे हैं। एक्टर ये देखो, बस मैंने ये लेंथ निकाली है, देखिए मैंने बस ये लेंथ निकाली। एक्टर को पूरा प्रेजेंटेबल होके मेकअप में लथ पथ के बाल अपने बना के, और कभी कभी तो बाल खोलने भी पड़ते हैं। और ये भी सोचें कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सर्दी का मौसम दिखाना है, तो उस गर्मी में स्वेटर भी पहन के खड़े होते हैं। मैंने किया है। कितना मुश्किल होता है ना। बहुत, स्वेटर्स जैकेट सारे गर्मी में। मार्च था और बहुत गर्मी थी। अच्छा जी। हालांकि बाल तुम्हारा सब बहुत अच्छा हो रहा है, मगर सिर्फ क्या है, बालों में जो ड्राइनेस आ रही है ना, उसको भी मैं आज कवर करूंगा प्रोटीन करके। ये क्यों हो रहे हैं ड्राई? मतलब मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ बालों का। देखो, मैं एक बात बताता हूँ जो आप लोगों के लिए भी सुनना बहुत जरूरी है। जब हम अपने बालों में डाई कराते हैं, तो हम कोई भी कलर अपने बालों में जब कराते हैं, तो हम एक आर्टिफिशियल पिगमेंट अपने बालों में डाल रहे होते हैं। बहुत आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, क्योंकि आपने वो पिगमेंट जो ऑलरेडी आपका नेचुरल पिगमेंट है उसको हटा के आप एक आर्टिफिशियल पिगमेंट डालते हैं। आर्टिफिशियल पिगमेंट, देखो, नेचुरल पिगमेंट तो बालों से नहीं निकलता, लेकिन आर्टिफिशियल पिगमेंट ह्यूमन मेड होता है, ये आपके बालों से निकलता है, और ये हर वॉश में निकलता है, आपको अंदाजा नहीं होता। जब ये पिगमेंट आपके बालों में से ज्यादा निकल जाता है तो आपका बाल ड्राई भी हो जाता है, क्योंकि जो चीज बाल को हैवी रख रही है और बालों के अंदर जान ला रही है वही नहीं है। तो फिर क्या होता है कि आपको उसके लिए ग्लॉस कराना होता है, रीग्लॉसिंग करानी होती है, और आपको अपने बालों में अच्छा प्रोटीन यूज करना होता है। और आपने, क्योंकि जब आप शैम्पू करते हैं तो आपकी हेयर शाफ्ट खुलती है, और जब आप कंडीशनर करते हैं तो आपकी हेयर शाफ्ट बंद होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जी हम शैम्पू करते हैं तो ठीक रहता है, जब हम कंडीशनर करते हैं तो हमारे बाल गिरते हैं। उसका सबसे आसान आंसर यह है कि जब आप शैम्पू करते रहते हैं तो आपकी हेयर शाफ्ट खुलती है, खुलती, रोजाना हेयर शाफ्ट खुल रही है, लेकिन वो क्लोज नहीं हो रही और वो ड्राई भी हो जाती है। जब आप जिस दिन कंडीशनर करते हैं उस दिन वो सारे ड्राई बाल गिरने लग जाते हैं, तो आपको लगता है जिस दिन मैं कंडीशनर करती हूँ उस दिन मेरे बाल गिरते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। अच्छा, तभी ऐसा होता है, जिस दिन कंडीशनर करो या मास्क लगाओ उस दिन बाल। यस, क्योंकि आपने इतने दिन तो हेयर शाफ्ट खोल के रखी है, मगर आप जब वो कर रहे हैं कंडीशनर, हफ्ते में एक दफा कर रहे हैं, तो वो हेयर शाफ्ट जो खुली हुई है, जो सही से बंद हुई नहीं है, जिसकी वजह से वो ड्राई हो गई है, दो मुंहे बाल हो गए, वो आपके बालों को एक्स्ट्रा, जब कंडीशनर हो रहा होता है तो बाल गिर जाता है, और आपको ऐसा लगता है भाई देखिए जिस दिन मैं कंडीशनर करती हूँ ना उसी दिन मेरे बाल गिरते हैं, तो मुझे कंडीशनर नहीं करना चाहिए, राइट। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग तक इस चैनल के थ्रू सब तक पहुंचा सके इस बात को। डाई जब कराते हैं ना मरियम, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डाई तब कराते हैं जब उनको अपनी लुक थोड़ी चेंज करानी होती है, किसी शादी के लिए, किसी ओकेजन के लिए, उसमें तो वो करा लेते हैं। उसके बाद फिर वो भूल जाते हैं कि हमें इसकी टोनिंग भी करानी है, हमें ग्लॉसिंग, इनकी टोनिंग ग्लॉसिंग करानी है बालों में, या हमें बालों का ट्रीटमेंट देना है क्योंकि हमने एक आर्टिफिशियल पिगमेंट अपने बालों में इन्फ्यूज कर दिया है। ये वो नहीं सोचते और उसके बाद बाल को छोड़ देते हैं। एंड ऑफ द डे क्या होता है, जब बाल ड्राई हो जाता है और बालों में से पिगमेंट निकल जाता है तो बाल झड़ना शुरू हो जाता है। तो उनका कॉन्सेप्ट ये बन जाता है कि हमने डाई किए थे ना इसलिए बाल खराब हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। आपने उसको रीग्लॉस नहीं कराया,
आपने उसको टोनिंग नहीं कराई, बालों में ग्लॉसिंग नहीं कराई, उसको रीफिल नहीं कराया, इसकी वजह से आपका बाल डैमेज हो जाए। पिगमेंट ही नहीं होगा बालों में तो उससे तो डैमेज होना ही होना है ना। और स्पेशली कभी कभी होता है जब आप हाइलाइट्स कराते हैं, तो हाइलाइट्स में हम डीकलराइज जब करते हैं, जब आपकी ब्लीच करते हैं बालों के अंदर, तो उस वक्त तो बाल और पिगमेंट निकल जाता है और फिर उसके अंदर से पिगमेंट, क्योंकि वो बाल बहुत पोरस हो जाता है तो उसमें से जल्दी डाई निकलता है, तो आपको उसको रीग्लॉस कराना जरूरी है। जब आप रीग्लॉस नहीं कराते, आपको ऐसा लगता है कि उसके अंदर कलर बाकी है, बल्कि कलर नहीं होता वो, क्योंकि ब्लीच हुए हुए बाल होते हैं तो वो आपको एक डिफरेंट कलर दे रहे होते हैं, गोल्ड की शेप में, गोल्ड की में कलर के अंदर। तो आपको जब आप हाइलाइट्स कराएं या लो लाइट्स कराएं या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट कराएं, तो आपने ग्लॉसिंग ट्रीटमेंट लाजमी करानी है। और जो हेयर स्टाइलिस्ट है, उन हेयर स्टाइलिस्ट से भी आपने अच्छे से कंसर्न करना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप हेयर के जाते हैं तो आप हेयर कटा तो देते हैं, लेकिन आपके हेयर स्टाइलिस्ट से ज़्यादा कंसल्टेशन हो नहीं पाती। तो हेयर स्टाइलिस्ट से प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए कि भाई मुझे बालों के अंदर अब क्या क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना होगा। अगर मेरे बाल वीक हो रहे हैं तो अगर मैं कैराटीन कर रही हूँ तो कैराटीन का क्या जो है वो मुझे उसकी का ख्याल रखना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें आपको, ये केमिकल वर्क है, इसको घर पे नहीं करना। जब आप घर पे करते हैं अपने बालों का तो फिर बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ बाल बहुत पोरस होते हैं। ये मैं आपको थोड़ा टेक्निकल तरीके से समझा नहीं सकता, तो मैं आपको आसान अल्फाजों में समझा देता हूँ कि जब बाल आपका पोरस हो जाता है और आपके बालों में बहुत देर तक आप कलर रखते हैं तो बाल आपका और मजीद ड्राई हो जाता है। वो ज़्यादा क्वांटिटी में आप लगा देते हैं और ज़्यादा देर तक लगा देते हैं तो उससे बाल और भी ख़राब हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि घर पे डाई नहीं करना। जो काम प्रोफेशनल्स का है वो प्रोफेशनल्स के हाथों से हो तो अच्छा है। ये हमने अच्छी सी जो है वो बैंग बना दिया है। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है मैं आलिया भट्ट की तरह छोटे छोटे बाल करवा लूं। अच्छा, छोटे बाल भी आप ऐसे कोई कैरेक्टर, तुम लोग के लिए तो मार्जिन है कि किसी कैरेक्टर के लिए तुम लोग कर सकते हो। मुझ पे सूट बहुत करते हैं। हाँ, लास्ट टाइम मैंने आपके यहाँ से करवाए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो बढ़ाने में मुझे साल लग गया। हाँ, बढ़ने में टाइम, कटने में तो जल्दी कट जाते हैं, बढ़ने में टाइम लगता है। तो जी, कट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं डाई की तरफ और हम इसमें 2 टोन डार्कर ब्राउन किस फैमिली में रखेंगे, ताकि जो है जो चॉकलेट ब्राउन होता है ना मरियम, वो स्क्रीन पे बहुत अच्छा आता है। नोटिस करो कि जितनी भी बड़ी एक्ट्रेसेस या फिल्म के लिए ये सब चॉकलेट ब्राउन बालों में कराती हैं, क्योंकि देखो कलर इट्स ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन, कि आपके बालों में रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है, आपकी लाइट पड़ रही है तो क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, कलर यही है ना। जैसे कि मैं तुम्हें समझाता हूँ, स्क्रीन पे ना मेरा कलर बहुत ऑरेंज ऑरेंज आ रहा है, इसलिए क्योंकि जो कलर हुआ था ना उसका पिगमेंट निकल गया है, 70% पिगमेंट निकल गया है। अब ये बहुत लाइट पिगमेंट बाकी है जिसके अंदर, इसलिए तुम्हें अपना बाल बहुत ड्राई लग रहा है। क्योंकि असल चीज ये होती है कि कलर क्या है। देखो, जब अक्सर ऐसा होता है जब आप पूरे कमरे में अंधेरा कर दें तो कुछ भी नजर नहीं आएगा ना, बिल्कुल डार्क, कोई चीज आपको नजर ही नहीं आ रही। जब लाइट आती है तो चीजें रिफ्लेक्ट होकर नजर आती हैं, ये है, ये फ्रेम है, ये लाइट्स हैं, ये वॉच है, ये कुर्सी रखी हुई है। इसी तरीके से बालों में भी जब रिफ्लेक्शन पड़ता है तो कलर नजर आता है कि कलर असल में हुआ क्या है। इसी तरह जब हम टीवी के लिए काम करते हैं तो टीवी में आपकी हेडलाइट्स भी होती हैं, आपके सर पे बालों की भी लाइट की जाती है। तो उस वक्त जब लाइट पड़ती है ना बालों में, और अगर आपके बालों में पिगमेंट नहीं होगा तो वो एक ऑरेंज और ब्रासी लुक देंगे, बहुत रूखा रूखा सा लुक देंगे। इसके लिए हम आपके बालों में अभी कर रहे हैं हम डाई, जिससे शाइनी भी हो जाएंगे। और अब देखना जब इसके अंदर हम ट्रीटमेंट करेंगे और जब हम इसमें कलर डालेंगे, अभी इस वक्त इसको ज़रूरत है आसान अल्फाजों में डाई की, पिगमेंट की ज़रूरत है। अब हम पिगमेंट डालेंगे, इसको ट्रीटमेंट के जरिए लॉक करेंगे तो ये खुद ब खुद तुम देखना खुद अपने मज़े से नाचना शुरू हो जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं डाई। अब हम 2 टोन डार्कर्स की डाई कर रहे हैं। अच्छा, ये आज के जो ब्लॉग है इस पर तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या करना चाहिए, लेकिन इन फ्यूचर आगे मैं आपको डाई के कलर्स, उसमें जैसे मैंने मेकअप का बेसिक बताया था, इसी तरह हम
हेयर का भी बेसिक कोर्स करेंगे। हेयर के हम 2 कोर्सेज करेंगे, एक स्कल्पचर का जिसमें हम बाल की हेयर कटिंग और सेक्शन हेयर कटिंग ये सब बताएंगे। उसके बाद हम दूसरा एक कोर्स करेंगे जिसमें हम बालों में डाई एंड जो केमिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। देखिए ये चैनल तो अभी चलता रहेगा और इसमें आपको चीज़ें आती रहेंगी और मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। एंड यू नो आई फील सो लकी मरियम कि अब जो चीज़ें मैं करना चाहता था ना, कुकिंग, बाहर घूमना, लोगों से बातें करना और मेकअप करना, हेयर का करना, तो ये सब कुछ शायद मैं अगर ये चैनल यूट्यूब नहीं होता, यूट्यूब के चैनल के जरिए अगर मैं नहीं बता पाता लोगों को, तो शायद ये चीज़ें मेरे साथ साथ खत्म भी हो सकती थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब अल्लाह ताला ने मुझे सब चीज़ें मुझे दी हैं, मुझे समझो हमारे पास तो यहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, नहीं तो फ्री में अल्लाह ताला ने हमें दी है, मुझे सिखाया है एक्सपीरियंस के थ्रू। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे आगे आने वाले लोग हैं ना, उन तक मैं इतनी इंफॉर्मेशन छोड़ के जाऊँ कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है वो मैं आप तक पहुँचा के जाऊँ। और साथ साथ आज हम वो भी बात करेंगे जो हम पर्सनली कभी कभी बात कर रहे होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डाई में हम 2 टोन डार्कर कर रहे हैं ताकि बाल थोड़ा सा लिफ्ट अप हो। अच्छा, मैं एक चीज़ बोलूँ? हाँ बोलिए। मुझे आपके चैनल पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, डेज इन योर लाइफ, चाहे वो पिकनिक हो, चाहे वो नॉर्दर्न साइड हो, चाहे वो कवाली नाइट हो, डिनर हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जैसे तुम सब मेरी फैमिली हो ना, यकीन जाने कि ये सिर्फ मरियम की बात नहीं है। जब ये लोग आते हैं मेरे पास तो ये लोग ना सिर्फ एक एक्ट्रेस या मॉडल है, ये मेरी फैमिली का हिस्सा बन गया। जब ये आते हैं तो इस लाइक अ फैमिली, हम सब एक जैसे मेरे जो अपने पार्लर में जो मेरे सारे बच्चे हैं, अगर मैं उनको अपने बच्चे कहता हूं तो मैं मानता भी उनको अपने बच्चे, और हम बहुत इंजॉय करते हैं एज ए फैमिली। पूरा दिन तो हम यहाँ साथ गुजारते हैं, घर तो सिर्फ सोने के लिए जा रहे होते हैं, तो ये असल में हमारी फैमिली है और ये सब हमारे फैमिली मेंबर्स से जो आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाई। मैंने देखा अभी जब ये डाई हो जाएगा ना बाल, तो कितना एकदम बालों में जान आएगी। मैंने बहुत बहुत थोड़े बाल काटे हैं, ज़्यादा बाल नहीं काटे, इसलिए परेशान नहीं हो। और उसमें जो है वो जैसे जैसे अभी कलर चढ़ेगा और हम इस पर ट्रीटमेंट करेंगे तो बाल में एकदम बाउंस आएगा। तुम देखना, आज गर्मी इतनी हो रही है कि मुझे इतनी प्यास लग रही है, इतनी प्यास लग रही है। क्या क्या केयर करती हो बालों के लिए? बालों के लिए मैं मास्क, कंडीशनर तो यूज़ करती हूँ, टॉयस, लेकिन मैं ऑयलिंग करती हूँ इतनी, फिर भी मेरे बाल इतने ना अजीब से रहते हैं। मुझे मतलब बालों ऑयलिंग से मेरे बाल बड़े हैं। मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताता हूँ। देखो, जो हमारा बाल सर से बाहर आ गया ना, जो हमने पढ़ा है, जो बाल सर से बाहर आ गया, ये डेड प्रोटीन है हमारा, ठीक है। इस पे तुम तेल कितना ही लगा लो, अगर आपकी नेचुरल पिगमेंट है, मतलब आपने डाई नहीं किया, कुछ केमिकल नहीं किया, तो चलो फिर भी थोड़ा समझ आता है। लेकिन जब आपने अपने बालों में केमिकल डाल लिया, आपने आर्टिफिशियल पिगमेंट डाल दिया, आई डोंट थिंक सो कि उस पर बहुत सारा ऑयल लगाना चाहिए। आपको ऑयलिंग बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ रूट्स के लिए। आप अपने रूट्स पे, जहाँ आपका हेयर फॉलिकल है, वहाँ पर आप रूट्स पे लगाएं। और इसका तरीका ये है कि आप ऑयल को थोड़ा सा वार्म करें और कोई भी ऐसा ऑयल ना लगाएं जो बहुत थिक हो, बहुत लाइट ऑयल होना चाहिए, जैसे कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है। इसको बहुत गर्म करके बहुत हल्का सा जो है, या तो रुई से ले लो या हाथ से लेके सिर्फ स्कैल्प पे लगाया, अच्छा सा मसाज किया, लीव इट लाइक 1 आवर, और उसके बाद उसको वॉश करो। और जब आप वॉश करके बाहर आते हैं, मैं तमाम जितनी भी लड़कियां हैं ना, तो उनके सवालों का जो मेन जवाब जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि जिसमें जब आप हेयर डाई करते हैं, जब आप कलर करते हैं अपने बाल, तो कलर करते वक्त ये ख्याल जहन में रखें कि इसको अब आपने मेंटेन करना है, इसमें ग्लॉसिंग भी करनी है, इसमें ट्रीटमेंट भी करना है, और अब इसमें कंडीशनर भी आपने एक्स्ट्रा लगाना है। इसके अलावा आपने जो मेजर काम करना है जिससे आपका बाल कभी भी ख़राब नहीं होगा, जब आप शैम्पू करते हैं, कंडीशनर करके जब आप बाहर आते हैं शावर रूम से, तब आपने अपने बालों में सीरम अप्लाई करना है, हीट प्रोटेक्टर अप्लाई करना है, और उसके बाद पूरा बाल अच्छी तरीके से 100% सुखा लेना है। 100% सुखाने से ये होगा कि आपका जो सीबम है वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, आपके गीले बालों की वजह से बालों में नमी नहीं रहेगी, आपके कोई फंगस नहीं लगेगा, किसी किस्म का कोई आपको कोई इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो वो भी होता है ना कि जब गीले बाल होते हैं, आप तुम देखोगे मलमल कपड़ा तुम गीला करके ज़रा लपेट के रखो, थोड़ा सा उसमें आप देखो ना उल्ली लग जाती है, फंगस सा लग जाता है उसके अंदर। हमारे बालों में नज़र नहीं आता मगर वो फंगस लग जाता है, अब डैंड्रफ भी हो जाती है। तो अगर आपने अपने बालों का ख्याल रखना है, चाहे कैसे भी बाल हो, चाहे आपने पिगमेंट आपने डाई कराए हैं चाहे नहीं कराए,
आपको बाहर निकलने के बाद, शावर रूम से निकलने के बाद 100% अपना बाल ड्राई करें, इससे आपके बालों की लाइफ बढ़ जाएगी। तो ऑयल करें, बिल्कुल करें, मगर बहुत ज़्यादा ना करें। अच्छा, यही रीज़न है जो थोड़ी सी घरेलू लड़कियां हैं जो एक दफ़ा फैशन डाई या बॉक्स डाई करा लेती हैं, उसके बाद लंबे लंबे बाल हैं बट रूखे अजीब से झाड़ू जैसे, यही रीज़न है। बिल्कुल ऐसी होता है कि जब आप डाई करने के बाद भूल जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि भाई कोई फुप्पी की बेटी की शादी है तो चलो भाई हम डाई करा लेते हैं, हम हाईलाइट्स भी करा लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, ना उसको दोबारा से उसमें ग्लॉसिंग कराते हैं, ना ही टोनिंग उसके अंदर कराते हैं, ना ही उसके अंदर ट्रीटमेंट्स कराते हैं, बस उसको छोड़ देते हैं। फिर जब वो छोड़ देते हैं और उसमें सारा पिगमेंट निकल जाता है और फिर बाल झड़ने लगता है, तो फिर कहते हैं भाई उस पार्लर से ना कराना, भाई सैलून से उन्होंने मेरे बाल खराब कर दिए। और हाईलाइट तो कराना ही नहीं, हाईलाइट से कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट कराओगी तो देखो बालों का ये हाल हो जाता है। ये नहीं बताते कि आपने इसको मेंटेन नहीं किया। किसी भी चीज़ के लिए आपको प्रोफेशनल गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। True. जब आप डाई करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि डाई तो देखो आप वॉल्यूम मिलाएं, डाई मिलाएं, हो जाएगा, ठीक है, बालों में कलर भी आ जाएगा, मगर उस कलर के नुकसान क्या है? कुछ डाई ऐसे हैं जिनका रेशो 1:1 है, यानी कि आप जितना डेवलपर लेंगे उतना ही कलर लेंगे। कुछ कलर्स ऐसे हैं जो कहते हैं जितना डेवलपर लेंगे उससे 1.5 आपने 1.5 गुना आपने डेवलपर डालना है, तभी उसका रिजल्ट आएगा। ये सब प्रोफेशनल बातें हैं जो एक आम लोगों को नहीं पता। बॉक्स डाइज होते हैं वो सेमी परमानेंट डाई होते हैं, वो आपके बालों में रुक जाते हैं, कुछ निकल जाते हैं जल्दी, कुछ रुक जाता है बालों में। तो आपने मेटालिक डाई नहीं करना, ये सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोई भी कलर लेके लगा लेते हैं, और ख़ास तौर पे जो घरेलू ख़वातीन है वो क्या करती हैं, कलर उन्होंने ज़्यादा घोला, रूट्स पे तो लगाया, बाद में अच्छा बच तो गया, उसको फेंकूं क्या, वो पूरे में यूं यूं लगा लेती हैं। तो जब कलर के ऊपर कलर आ जाता है तो वो डार्कर हो जाता है। फिर कहती है हमने तो लाइट ब्राउन लिया था। बिल्कुल आपने लाइट ब्राउन लिया होगा, लेकिन आपके पहले से बाल ब्राउन थे, उसके ऊपर जब ब्राउन चढ़ाया तो वो ब्लैक की पिगमेंट देने लगा। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज होते हैं जिसके लिए आपको जाना ज़रूरी है, क्योंकि बाल ख़राब होने में तो मरियम 10 मिनट लगते हैं, ऐसा ही है, और सही होने में सालों लग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बालों का जो है वो अपने बाल गंवा के जितना मैंने बालों के बारे में सीखा है तो मैं चाहता हूँ कि ये सब बच्चियों को पता चले कि बालों का कैसे ख्याल रखना है। अच्छा मरियम, ये बताओ कि बीइंग एन एक्ट्रेस कैसी लाइफ है? लाइफ मज़े की है। आपको रोज़ सुबह उठना है, जाना है काम पे, जल्दी सोना है, मज़ा आता है, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। एक्शन कट की आवाज़ में कितना एक एनर्जी आती है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम बहुत हंस रहे हैं और कोई सैड सीन है, हम हंस रहे हैं, दांत बाहर है, और जैसे ही डायरेक्टर की कॉल आती है फौरन आंसू लाना है, फौरन से ना। कभी कभी ऐसा होता है कि रीटेक हो रहे होते हैं वो हंसी की वजह से। अभी एक प्रोजेक्ट किया मैंने मोहसिन अब्बास हैदर के साथ, और हमारा कुछ इंटेंस सीन था जिसमें उन्होंने मुझे काफ़ी ना झटके से पकड़ के और वो करना था, तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। मोहसिन कैरेक्टर में, मैं कैरेक्टर से बाहर, वो बहुत कोई गुस्से वाला सीन था जिसमें मेरा नेगेटिव थोड़ा सा कैरेक्टर था और मैं हंसी जा रही हूँ, लेकिन वापस से अपने आप को उस कैरेक्टर में ढालना बहुत मुश्किल होता है। और मोहसिन अब्बास हैदर के बारे में तो मैं कहूँगा कि मोहसिन एक ऐसा एक्टर है हमारे पाकिस्तान का जिसको अभी तक किसी ने बहुत अच्छे से यूज़ नहीं किया। ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर। वो उसकी एनर्जी, उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसकी आवाज़, उसकी पर्सनालिटी, उसकी बॉडी, उसका मतलब ही इज़ अ परफेक्ट हीरो। बट पता नहीं, आई थिंक शायद वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ऐसा इंसान है कि वो किसी के जो है वो बटरिंग नहीं कर सकता, चीज़ें नहीं कर सकता। तो आई थिंक कि शायद मुझे लगता है कि ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर। उसको तो बहुत काम मिलना चाहिए और बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितने एक्सप्रेशन एंड यू नो ही इज़ अमेजिंग डांसर, ही इज़ अमेजिंग एक्टर, मतलब सिंगर, मतलब ही इज़ अ कंप्लीट पैकेज। सो मोहसिन, मैं तो बहुत दुआ करता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत 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 अच्छा हो। मैं हमेशा मोहसिन को कहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें ना बहुत ऊपर देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों नहीं डायरेक्टर्स को नजर आ रहा भाई मोहसिन अब्बास हैदर आप लोगों को। अच्छा, मोहसिन ना बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड इंसान है, हाँ, वेल मैनर्ड, ऑर्गेनाइज्ड। तो हमारी इंडस्ट्री में शायद इतने ऑर्गेनाइज्ड लोग हजम नहीं होते, हाँ, इसलिए मोहसिन अब्बास हैदर
नहीं हजम हो रहे किसी से। अच्छा मरियम, क्या कहती हो जो आजकल पॉडकास्ट हो रहे हैं? बहुत फजूल चीज़ है ये, जिनकी अचीवमेंट है लाइफ में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे चीज़ें अचीव की हैं एजुकेशनल साइड पे, टेक्निकल साइड पे, उनको कोई नहीं बुला रहा, कोई सिर्फ एंटरटेन नहीं कर रहा। actors वो जो थोड़ा सा कुछ किसी से बदतमीजी कर दी, किसी को गाली दे दी, किसी से ब्रेकअप कर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि पॉडकास्ट के अंदर आपको ज़रूरी नहीं है, देखो, और एक और भी बात मरियम, आप देखो कि ये लोग इसलिए टॉक ऑफ द टाउन होते हैं क्योंकि वो लोग सुनना भी यही चाह रहे हैं, कंट्रोवर्सीज देखना चाह रहे हैं लोग, तो इसी वजह से दे आर हिट। लेकिन मैं कहता हूँ कि ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ शोबिज एंड दिस इज द स्पाइस ऑफ शोबिज। लेकिन इसके अलावा मैं कहता हूँ पॉडकास्ट में बहुत सारे लोग आपके दिल की बात जानना चाहते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस जानना चाहते हैं। जब मैं छोटा था ना और मैं चाहता था एक मेकअप आर्टिस्ट बनना, तो मैं फॉलो करता था बहुत सारे लोगों को। आई फॉलो आकिफ, मुझे आकिफ, जब मैं एक दफ़ा पहली दफ़ा आकिफ से पहले मैं तारिक अमीन को, मैं एक प्रोग्राम आ रहा था तारिक अमीन का जिसमें वो एरिज का मेकअप कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि ये क्या है, मतलब ये कौन, ये इंसान कहाँ है, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं इसके साथ काम करना चाहता हूँ। कितना आप आइडलाइज करते हैं ना। अतर शहजाद को मैं आइडलाइज करता था, मैं उनकी इंटरव्यूज़ देखता था जब, तो मैं ये सोचता था यार मैं कब ऐसा बन पाऊँगा। तो उनकी बातें, मैं इंटरव्यूज़ आते थे उस वक्त मैं उनकी बातें सुनता था और देखता था। तो मुझे लगता है पॉडकास्ट अब वो वाला काम कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर कि आप ना सिर्फ एक्टर बल्कि आप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड आर्टिस्ट एंड जितने भी शोबे के लोग हैं, लाइक यूट्यूबर्स एंड टिकटॉकर्स एंड सबको बुलाएं और उनकी जर्नीज़ पे बात करें, उनकी पर्सनल लाइफ पे बात करें, उनके एक्सपीरियंसेस पे बात करें, उनके वो क्या सोचते हैं, वो कैसे इस चीज़ को डेवलप करते हैं, जो नए जेंजीज बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, इस बारे में भी बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सिवाय सिर्फ कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं? कंट्रोवर्सी ही रह गई है वकार। अब कोई अच्छी बात कोई ना करना चाहता है ना सुनना चाहता है। अगर कोई अच्छी बात कर भी रहा होगा तो हम स्क्रॉल कर देंगे उसको, देखते ही नहीं। मुझे ऐसा जहाँ लगता पे है। हम देखेंगे कोई किसी का शौहर उसको गोदी में उठाया हुआ है समझ रहे हैं आप? तो हम वो देखेंगे, हम वो बिल्कुल, जरूर देखेंगे। बिल्कुल, ये तो है। और देखिए मैं कहता हूँ कि चलो ये भी गलत नहीं है, लोगों को मसाला ज़्यादा फीकी ज़िंदगी भी लोगों को हजम नहीं होती, मसाला थोड़ा बहुत चाहिए। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा माशाल्लाह बेटा है, तो कैसे मैनेज करती हो घर और फैमिली और शोबिज़? यू नो, आई नो कि शोबिज़ के अंदर हम सुबह 9 बजे चले गए तो रात में 12 बजे हमारा आने का टाइम, उसके बाद सुबह की फिर की तैयारी, तो कैसे मैनेज करती हो? मुझे तो लगता है कि मैं बीइंग अ फादर और जो है वो बाज़ दफ़ा मैं देखता हूँ बच्चे आजकल बहुत डिमांडिंग हैं। ऐसा ही है। मुझे थोड़ा सा शुरू में प्रॉब्लम होती थी कि मैनेज करना स्कूल और फिर मुझे अपने शूट पे जाने के लिए, लेकिन अब मैं मैनेज कर लेती हूँ, उठ जाती हूँ उसी के साथ, उसके साथ नाश्ता करती हूँ। सबसे मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि किसी को यकीन नहीं आएगा, मैं उसके लिए अपने हाथ से पराठे डालती हूँ सुबह नाश्ते में, क्योंकि उसको पसंद है अम्मा के हाथ के पराठे। और जिस वक्त मैं डाल रही होती हूँ पराठे, अक्सर मुझे आके ना कहता है किसी को यकीन नहीं आएगा मरियम जाफरी ने मुझे पराठे खिलाए अपने हाथ के। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब हादी जो है, मैं अक्सर उसको बोलता हूँ, मैं कहा तुम देखो ना बाहर सब कितने प्यार से ट्रीट करते हैं और तुम अपने बाप को फॉर ग्रांटेड लेते हो। तो कह रहे वो मेरा बाप है, वो स्टाइल उनके ऐसी है, तो बड़े मजे से वो रहता है। अच्छा और ये बताओ कि इंडस्ट्री में अब तुम बहुत अरसे बाद तुम्हारा कम बैक हुआ है, तुम आई हो वापस और बहुत सारी चीज़ों के लिए तुमने पॉडकास्ट भी अपनी बनाते हो, तुमने अपने प्रोग्राम्स भी किए जो कि मैंने देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से करने जा रहा हूँ, जो मैं मरियम से डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिस पे बात नहीं करते लोग, इट्स मेंटल हेल्थ। क्या कहती हो मेंटल हेल्थ के बारे में? मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, आपके पास ज़िंदगी में कुछ ना हो, सुकून बहुत ज़रूरी है। सुकून आपका, आप किसी को इतना लेवरेज दे ही नहीं कि वो आपका सुकून बर्बाद कर सके, चाहे वो आपका औलाद हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे आपका माँ बाप हो, कोई भी। आपका मेंटल हेल्थ ख़राब करने का किसी को इख्तियार नहीं है। और मेरा इंडस्ट्री छोड़ने का रीज़न था कुछ पर्सनल, जिसकी वजह से मैंने इंडस्ट्री छोड़ी है 3 साल के लिए, आप लोगों को पता है।
मैं बहुत बीमार हो गई थी। ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, वकार को पता है, बट मैं ओपनली बताती हूँ इस बात को। मैं शर्माती नहीं हूँ जो मेरी लाइफ में हुआ है। और तुमने बहुत फाइट किया है इसके लिए। फाइट किया है। मुझे ट्यूबरक्लोसिस हुआ था 4 साल पहले और मैं लास्ट स्टेज था बट सरवाइव किया। डेथ बेड से निकल कर वापस आई हूँ। उस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई, रिलेशनशिप, डिवोर्स और सारी चीज़ें हुई। उसने मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब कर दी थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ यहाँ पे ख़त्म हो गई, बस अब मुझे मेरा बच्चा अब अल्लाह के हवाले है, क्योंकि मुझे तो अब कुछ हो जाएगा। 2 साल लगे मुझे, मैं दवाइयों पे रही, मैं बहुत मोटी हो गई थी। लेकिन फिर मैंने अपने आप से कहा कि नहीं मरियम, तुम ये नहीं हो। तुमने अपने आप को ना वापस से वहीं खड़ा करना है जहाँ पे तुम थी। एग्जैक्टली। तो मैंने अपने ऊपर काम किया। मैंने किसी की कोई काउंसलिंग नहीं ली, कोई साइकेट्रिस्ट नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह था, मैं थी, मेरे सजदे थे, मेरे आंसू थे। अगर हिसाब लगाया जाए तो शायद बहुत आंसू बहाए मैंने। और बहुत फर्क पड़ा है मरियम तुम्हारी 2 साल पहले की ज़िंदगी और जब तुम्हें अब मैं देखता हूँ, बहुत फ़र्क पड़ा है तुम्हारी पर्सनालिटी में, तुम्हारे कॉन्फिडेंस में। आई थिंक अब तुम एक ऐसे पॉइंट पे हो जहाँ बस एक लंबे सांस के साथ तुम कह रही हो ओके फाइन, जो हो गया सो हो गया, अब आगे। मेंटल हेल्थ के बारे में लोग इसलिए बात नहीं करते क्योंकि मेंटल हेल्थ लोगों को पता ही नहीं, समझ ही नहीं आती। लोग अक्सर कह देते हैं ये तो चिड़चिड़ा हो गया, या ये बदतमीज़ हो गए, या बदमिजाज हो गए। आप कभी ये सोचें कि वो क्यों हो गए, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। क्या मेंटल बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ फैमिली में ऐसे बैकग्राउंड होते हैं जिसमें वो अपने घर वालों को, जो कि माँ बाप को ही लोग आइडलाइज करते हैं, और अगर माँ बाप में नहीं बन रही होती तो उन बच्चों के अंदर कॉम्प्लेक्सेस बहुत शदीद आ जाते हैं। ये लाइफ टाइम चलते हैं, वो मेंटल हेल्थ का हिस्सा बन जाते हैं आपके। तो पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई औलाद लेकर आ रहे हैं तो आपको खुद कितना तैयार होना चाहिए उसके लिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको उसके पैम्पर के पैसे हों, अस्पताल के पैसे हों, आप उसमें देखें कि आपके रिलेशनशिप कितना हेल्दी है। जितना आपका रिलेशनशिप हेल्दी होगा उतने आपका बच्चा भी हेल्दी होगा। बीच में मेरे साथ भी ये था, क्योंकि मैं पता है तुम्हें, मैं भी थोड़ा रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट रहा हूँ। एक वक्त ऐसा आया कि जब आपको लगता है कि मेरे लिए तो सबसे जो बुरी चीज़ थी वो थी गूगल। मैं हर वक्त यूट्यूब गूगल की, अब मुझे ना आज पेट में दर्द हुआ है तो पेट में ये हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, हर वक्त। और गूगल का तो एंड में ये होता है कि बस कैंसर। हाँ। तो मैंने इतना ज़्यादा अपने सर पे सवार कर लिया था, क्योंकि मैं इतनी हाई मेडिसिन होता कि जब आप इतनी हैवी मेडिसिन, जैसे तुमने ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन ली होंगी, जैसे मैंने स्टीरॉइड्स लिए, तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप कितनी पेन से गुजर रहे हैं। आप कितनी, जैसे आर्थराइटिस मैंने था, तो आर्थराइटिस में आपकी जॉइंट्स टर्न हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप कैसे किसी को एक्सप्लेन करें कि आपको कितना दर्द हो रहा है, आप कितना दर्द फील कर रहे हैं, आप कितना पेन फील कर रहे हैं। और फिर जब आप दवाइयाँ खाते हैं उससे आपकी बॉडी कितनी डिस्टर्ब होती है। जब आपकी बॉडी डिस्टर्ब होती है, आपका लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होता है, तो आपकी मेंटल हेल्थ तो जाती ही जाती है। एक वक्त ऐसा आया था पॉइंट पे, अक्सर लोग देखते हैं कि यार वकार तो हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, लेकिन उसके पीछे बहुत स्ट्रगल भी होती है। अपनी लाइफ की मैंने बहुत स्ट्रगल की। फिर उसके बाद इस इंडस्ट्री में आने के लिए, कि आपको पता है एज अ मेल इस इंडस्ट्री में आना थोड़ा मुश्किल होता है, सर्वाइव आपको करना, आपको अपनी फैमिली में सर्वाइव करना मुश्किल होता है। मेरी इमीडिएट फैमिली तो मेरी बहुत सपोर्टिव है, लेकिन आपको और लोगों के लिए देखना होता है। लेकिन मुझे कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन उसके बाद जब मैं बीमार हुआ तो फिर मैंने बाकायदा एक पॉइंट आया जब मैंने साइकेट्रिस्ट को दिखाया। और साइकेट्रिस्ट को दिखाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इशू आ रहे हैं तो आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप मेडिसिन खाएं, आप एक वर्बल सेशन भी ले सकते हैं। आप साइकेट्रिस्ट के साथ आप उनसे ऐसे सेशन ले सकते हैं जहां आप अपनी बात, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी दिल की बात ना अपने दिल वाले लोगों से भी नहीं कर सकते, अपने करीब के लोगों से भी नहीं कर सकते, अपनी माँ से भी नहीं कर सकते। तो क्योंकि माँ से ज़्यादा करीब रिश्ता तो कोई नहीं होता ना, लेकिन आप अपनी माँ से भी वो बात नहीं कर सकते। तो आपको एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो आपके अंदर की कैथारसिस को सुन सके, आपको उसका सोल्यूशन दे सके, और वो उस चीज़ का एक्सपर्ट होता है। तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं और आप अपनी नींद को पूरा करना, अपनी लाइफ को पूरा करना। तो मैंने भी बहुत सर्वाइव किया इस चीज़ के लिए, और आपको इसके लिए मैं कहता हूँ मरियम खुद ही फाइट करना पड़ता है। ऐसा ही है, कोई कोई आपके लिए फाइट नहीं कर सकता, आपको खुद ही फाइट करना पड़ता है। क्योंकि एक वक्त में लोग सब ये समझने लगते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको आपकी बातों को जाने देते हैं, जो आपसे प्यार नहीं करते वो आपको ताने देते हैं। Exactly. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में आती हैं जब आपको अपने डिसीजंस खुद ही लेने होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ के डिसीजन जब आप खुद लेते हैं ना,
तो चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप ही उसका रिवॉर्ड आपको ही जाता है। ऐसा ही है। जब लेकिन उसमें कम से कम रिग्रेशन नहीं होती कि यार मैं ये सोच रहा था, क्योंकि देखिए मैं कहता हूं कि अगर आपने 9 लिखा है ना, तो मुझे तो 9 नजर आ रहा है, बट आपके लिए वो 6 है, एंड यू आर राइट ऑन योर वे, आई एम राइट ऑन माई वे। तो इसलिए आपको हर इंसान को अपने हिसाब से रहना चाहिए। और दूसरा कि जो रिश्ते हैं आपके, जो एक मैं इस बात पे भी आऊंगा तुम्हारे पास कि जो हमारे मैरिड हमारी जो शादीशुदा जिंदगी होती है, जो आपका पार्टनर होता है, आपका स्पाउस होता है, जब आप निकाह करते हैं ना किसी औरत से, मुझे ऐसा लगता है जब आप निकाह करते हैं तो दो लोग जब निकाह करते हैं तो दो अलग सोच के लोग होते हैं, दो अलग सांस लेने वाले लोग होते हैं। हाँ, वो इस बात पे राजी होते हैं कि वो एक साथ रहेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी अपनी स्टार्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जब मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी है या औरतों के हकूक़ नहीं मिलते या औरत को आधा हकूक़ मिलते हैं, मर्द को नहीं मिलते, सब ये एक अलग डिबेट है। मगर मुझे लगता है कि जो आपके पार्टनर होते हैं वो उनको आपने अपनी ब्रीथिंग स्पेस उनको देना चाहिए। जैसे कि मुझे लगता है कि मोबाइल इज़ वेरी पर्सनल थिंग, पर्स इज़ वेरी पर्सनल थिंग, योर आपकी अलमारी एक पर्सनल थिंग है। तो क्या कहती हो उसके बारे में? अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस इतना ख़ास रहा नहीं है पार्टनर के साथ रहने का, बिकॉज मेरी शादी बहुत वो चाइल्ड मैरिज थी, जल्दी ख़त्म हो गई, बच्चा हो गया, तो मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा पार्टनर के साथ रहने का। बट स्टिल मेरा बेटा है, मुझे होता है कि मेरी जो पर्सनल स्पेस है ना वो पर्सनल ही रहे, और वो उसकी रिस्पेक्ट करता है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो सिर्फ 12 साल का है, लेकिन वो उसको पता है कि मम्मा की ये चीज़ है, ये मैंने नहीं उठानी है, मैंने नहीं छूनी है, मुझे पता है मेरी चीज़ आंख बंद करके मैं उठा लूँगी। मेरे फ़ोन्स को नहीं छेड़ना है किसी ने, पासवर्ड सबको पता है घर में, लेकिन कभी किसी की हिम्मत भी नहीं है कि वो उसको देख सके, क्योंकि हम भी नहीं किसी के चीज़ों में घुसते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं आपकी लाइफ में नहीं घुस रहा तो आप भी मेरी लाइफ में एग्जैक्टली मेरी नेचर ऐसी है भी नहीं कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में घुसूँ, या अगर किसी ने मुझे थोड़ा सा स्पेस दे दिया है तो मैं, वो एग्जाम्पल है ना, उंगली पकड़ाई हाथ पकड़ लिया, एग्जैक्टली मुझे नहीं होता। मेरा पार्टनर हो भी तो मुझे ये नहीं होता कि मैं उसके फ़ोन में घुसूँ, मैं उसकी इंक्वायरी करूँ, मैं उस पर शक करूँ। मैं बोलती हूँ मेरा है सही, मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है तो उधर ही हो जाए, उधर ही हो जाए। मैं बस अपना मेंटल पीस जो है ना वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई थोड़ा सा भी उसको यूं करने की कोशिश करता है तो अच्छा, और ये बताओ मरियम कि जैसे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब ये इस तरह के रिश्तों में आपकी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, या एज एन एक्टर आप काम करो, कि हमारे यहाँ डॉक्टर इंजीनियर को तो बड़ा इज्जत मिलती है, लेकिन एक्टर्स हो तो एक्टिंग कर रही है लड़की तुम्हारी, ये भी है आज है, ऐसा भी अभी भी ऐसा है। तो जब आपकी फैमिली इश्यूज होते हैं तो मुझे लगता है कि जो आपके रिश्तेदार होते हैं ना वो ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। मुझे लगता है कि आपको अपनी पर्सनल स्पेस में किसी को भी नहीं एंटर होने देना चाहिए। मुझे लगता है कि जब आपके जो शादीशुदा ज़िंदगी है तो एक हस्बैंड और वाइफ, इन दोनों की फैमिलीज़ होती हैं, भाई बहन हैं, माँ बाप हैं और दोस्त अहबाब हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको प्रायोरिटी सेट करनी होती है। जैसे कि मुझे लगता है जैसे मेरी प्रायोरिटी के अंदर सिर्फ मेरी माँ, मेरा बच्चा और मेरी बीवी आती है, बस। ये तीनों क्या सोचते हैं मुझे फर्क पड़ता है। उस बाउंड्री के बाहर मेरी बाकी फैमिली है, वो क्या सोचती है, मैं उनके अच्छे बुरे में तो खड़ा हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करें या मैं उनकी जिंदगी में इंटरफेयर करूं। उसके बाद जो है ना वो बाकी लोग हैं, दोस्त अहबाब, मिलने वाले, जो उनकी ना मैं जिंदगी में घुस रहा हूं ना मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी घुसे। मैं किसी के बारे में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सोचता, तो मैं कहता हूँ मेरे बारे में भी कोई ना सोचे, मुझे मेरे बारे में खुद सोचते थे। क्या कहती है इस बारे में? वो आज मैं एक चीज पढ़ रही थी, जिंदगी जीना अच्छी बात है अगर अपनी अपनी जी जाए। अपनी अपनी जी जाए, बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिंदगी आपको अपनी जीनी है। और मैं आपको एक और भी बात, ये बहुत सच बात है, जब आपके रिश्तों के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हो ना बहुत ज़्यादा, तो उस रिश्ते को मज़ीद तकलीफ दे करने से बेहतर है कि उस रिश्ते से हट जाया जाए, छोड़ दिया जाए, ताकि आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, उसके बाद एक नया स्टार्ट शुरू होता है। लोग कहते हैं डिवोर्स के बाद लाइफ हो जाती है, डिवोर्स के बाद भी नई ज़िंदगी शुरू होती है। आप किसी से रिश्ता, आप क्योंकि वो रिश्ते जो आपको ज़िंदगी में तकलीफ देना,
जो आपके लिए जिंदगी बहुत छोटी है, आपको उसमें एंजॉय करना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है और अपनी प्रायोरिटीज़ भी सेट करनी है। तो कोशिश ये करें कि अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज सेट करें और ट्राई टू से नो है कि भाई आपका दिल नहीं चाह रहा लेकिन किसी ने कहा है तो मुरव्वतन आपने करना है, चाहे वो अपने आप को आप फोर्स दे के करें। जो चीज़ ना 40 के बाद ना, मैंने ये अपने साथ मैं भी ऐसी था, 40 के बाद मैंने ये मुझे जो चीज़ तंग करेगी ना तो मैं उसे कह दूंगा नो। और अगर मुझे किसी की कोई बात बुरी लगेगी या मुझे लगता है कि कोई चीज़ मेरी ठीक नहीं है तो मैं फ़ौरन कह दूंगा कि उसको कि मुझे ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं उसको रखूंगा ना अपने दिल में तो वो सड़ती रहेगी सही है। और वो मुझे और परेशान करेगी। तो बेहतर है मैं उसी वक्त कह दूं कि भाई आपकी इस बात से मुझे प्रॉब्लम है, हाँ, और प्लीज थोड़ा इस चीज से दूर रहें मुझसे। अपने 30s में रियलाइज हो गई ये बात कि ना बोलना इतनी बुरी चीज नहीं है। हाँ बोल के मैनिपुलेट होना। मैंने कहीं पे शादी से रिलेटेड लड़कियां या लड़के भी, आजकल तो लड़कों के साथ भी ना अफेयर हो रहा है, सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं हो रहा। उनको मैं हमेशा समझाता हूँ, मैं देखता हूँ ना रोज सैलून में देखता हूँ जब शादियां हो रही है नई बच्चियों की, पहले से इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई की हुई है ना कि उन्होंने पहले से ही सोचा हुआ है कि जी हम घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ अब मियाँ जो है ना, जो लड़का है, नाउ ही इज माई प्रॉपर्टी। जिस औरत ने उसे पैदा किया है अब वो उसका नहीं रहा, जो उसके बहन भाई थे उनसे उनकी तरफ उसका कोई फर्ज नहीं है, अब जो भी फर्ज है इसका वो मेरे से रिलेटेड है। इसका पैसा मेरा, इसकी जिंदगी मेरी, इसका टाइम मेरा, इसका सब कुछ मेरा। ऐसा नहीं होता। आप जब एक शादी करते हैं तो आप एक पूरी फैमिली से शादी करते हैं, आपको बिल्कुल, फिर उसके बाद बीच में आप मजहब ले आते हैं कि जी उसमें ये ज़रूर, ये औरत पे ये फ़र्ज़ नहीं है, औरत पे वो फ़र्ज़ नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें इखलाक़न ज़िंदगी में आप जब ज़िंदगी गुजारते हैं तो आपको अपना, बिल्कुल जब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, अगर ठीक है दोनों मिल के काम करें, चीज़ें करें, लेकिन अगर एक हाउस वाइफ है और वो घर को देख रही है तो आई थिंक घर देखना भी एक बहुत बड़ी जॉब है। Exactly. बहुत आसान काम नहीं है। एक घर को देखना 24/7 एक आसान काम नहीं है बिल्कुल भी। और अब के जो लड़के हैं वो बिल्कुल अपनी पार्टनर्स के साथ बहुत काम भी करते हैं। इतनी ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिस्पेक्ट और डिस्टेंस हर रिश्ते में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मियाँ बीवी का हो। मियाँ बीवी में जबकि कोई पर्दा नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूँ उसके बाद भी कुछ हिजाब रहने चाहिए। राइट, 100% है। आपके चाहे कोई भी रिश्ता है उसके अंदर एक डिस्टेंस रहना चाहिए। अच्छा चलिए, ये तो इतनी सारी हमने आज सीरियस बातें कर ली, यूट्यूब पे कर रहे हैं, इसमें हम 1-on-1 बात। मुझे बताओ कि क्या चीज़ तुम्हें बहुत खुशी देती है? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी अपनी औलाद की है। हाँ, मुझे रिग्रेट है, मेरी बहुत छोटी एज में शादी हो गई और ऑब्वियसली वो अरेंज मैरिज थी, चली भी नहीं। मैं एक बात कहूँगी, क्या तुम्हें अगर जिंदगी में भी कोई अच्छा पार्टनर मिले तो गो फॉर रीमैरिज? नॉट नाउ बट आई विल, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल नहीं। अभी आज़ादी की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। आज़ादी नहीं, मुझे आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे ना सुकून चाहिए। क्योंकि जब आप किसी से कनेक्ट हो जाते हो ना, किसी को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लेते हो तो चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं। exactly. आपके बच्चे को लेके, आपके पार्टनर को लेके। अच्छा, मैं एक बात कहूँगी, अभी आप एडजस्ट होने की बात कर रहे थे, उस पर मुझे एक बात याद आई थी, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं। जब माएँ बच्चों को शादी करती हैं या लड़की को लेकर आती है, दोनों को दिल बड़ा करना पड़ता है, ठीक है। लड़का तो बिल्कुल साइड में हो जाता है ना शादी करके, बिल्कुल। दो ही लोग होते हैं जो। मैं कहती हूँ कि दोनों को दिल बड़ा करना चाहिए। किसी घर से अपने घर को छोड़ के उनको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। वो अपना घर छोड़कर आई हैं, अपना कंफर्ट छोड़कर आई हैं, आपके घर में माँ बाप छोड़कर आई हैं, ये समझती हैं कि मेरे बेटे को छीनने के लिए आई है। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। Exactly. अपना स्पेस बनाना है, उसको टाइम लगता है ना थोड़ा। और ये लगता है लोगों को ना कि लोग ये बड़े आसानी से कह देते हैं कि लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है लड़की, लेकिन वो माइंड, अब तो लड़का हमारे हाथ से गया। जब ये गलत थॉट आती है ना तो बिल्कुल ऐसी एग्जाम्पल है कि आपके हाथ पे कालक लग जाए तो अब जहां बैठेंगे वो कालक लगेगी। तो गलत थॉट आने ही नहीं देनी चाहिए। हाँ देखिए, माँ का मुकाम अपनी जगह है, माँ का मुकाम कोई नहीं छीन सकता, कभी भी नहीं ले सकता। वो रिश्ता खत्म ही नहीं हो सकता, चाह के भी नहीं खत्म हो सकता।
बीवी का एक अपना रिस्पेक्ट लेवल होता है। यहां पर जो मेन काम है ना वो होता है आदमी, कि आदमी कैसे बैलेंस करता है। वो आदमी भी कुछ होते हैं जो कबूतर की तरह आंख में हाथ रख के निकल लेते हैं और कहते हैं अब आप लोग ही निपटे, नहीं। लेकिन Exactly. आपको घर के जो बड़ों की रिस्पेक्ट और चीजें, तो लेकिन बात वही है कि रिस्पेक्ट करवाने चाहें कि घर बने, तो फिर बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि माओ की वजह से भी घर बर्बाद हुए, ऐसा होता है बिल्कुल। बहुत जगह पे, हर जगह औरत की गलती नहीं होती, मतलब बीवी की गलती नहीं होती बाज़ जगह, और मुझे तो लगता है सबसे बड़ी गलती आदमी की होती है, और फंसता भी सबसे ज़्यादा आदमी है, और सर्वाइव भी उसी को कराना होता है। क्योंकि जो मैन ऑफ द हाउस होता है ना, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसकी एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जब आपकी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है ना, उसके स्टेयरिंग को कोई बार बार हिलाएगा ना, तो वो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा ही होगा, तो ही वो अपनी गाड़ी चला सकेगा, वरना तो गाड़ी चलना बहुत मुश्किल देता हूँ कि आपकी जो अपनी पर्सनल जिंदगी है उसको भी किसी को भी ड्राइव ना करने दें। मेरा तो अक्सर ही जुमला होता है, कभी कभी मुझे कोई बात कोई कह दे, मैं कहता हूँ प्लीज डोंट ट्राई टू ड्राइव मी, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और चाहे गलत हो, मेरा मानना ये कि मैं गलत करता हूँ, सही कर, चोरियां भी हुई, और शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे कुछ सिखाया। अगर वो चोरी ना करते तो मैं अपना सिस्टम ना बनाता। Exactly. तो आपकी लाइफ में कभी कभी कुछ लोग आपको सिखा के जाते हैं, ये आपका नजरिया है कि आप सोचते फिर कैसे, क्या ख्याल है? सही है, बिल्कुल ऐसे ही आते हुए। तो जो ड्राइवर था मुझे बोला, मैंने कहा देखें, बैड लक और गुड लक का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो शायद इसलिए हो रहा होता है कि अल्लाह ताला कोई बहुत बुरी चीज़ बचा रहा है। बड़ी बात होती है कि नियत पे डिपेंड करता है आपकी नियत कैसी है, और नियत का ही आप वो लेते हैं। अच्छा, कौन सी चीज़ मरियम ऐसी है जो तुम्हें बहुत खुश करती है? मुझे समंदर पे जाना बहुत पसंद है, जाके मैं बिल्कुल ना एक अलग पर्सनालिटी हूँ। जाऊँ तो बस मेरे पास बुक हो या मेरे म्यूजिक, ये होता है कि बस अब ये लाइफ है, इसी में आपने एंजॉय करना है। ऐसा ही है, मुझे मज़ा आता है। मैं साल में एक दफ़ा ज़रूर अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ, पहाड़ों में जाके ना हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, जजमेंट से दूर, बहुत मज़ा आता है। ये चीज़ें मुझे बहुत खुश करती हैं, नेचर बहुत। और अब तो मुझे ऐसा लगता है जजमेंट अरे हम तो वैसे ही रहेंगे। क्या कौन खाने में क्या पसंद? खाने में मुझे देसी खाना ही पसंद है, दाल चावल बिरयानी इस तरह की चीज़ें। सुशी है, सुशी नहीं पसंद। मैंने कभी ट्राई नहीं की, मैं बहुत सादा खाने खाने वाली। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जैसे मेरा जो कंफर्ट फूड है ना, वो तो दाल चावल है, लेकिन जैसे यूएस जा रहा हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो मैं ट्राई करने में बहुत मज़ा आता है। जैसे टर्किश खाने बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इराकी खाने खाओ, इट्स लाइक टोटली डिफरेंट। इराकी खाने आप कहोगे ये कैसी, ये तो हम सोच ही नहीं सकते खाने का, लेकिन जब आप खाते हैं तो आपको तब मजा आता है। इसी तरह जब आप थाई फूड खाते हैं, थाई खाना तब डिफरेंट है, फिर आपको टेस्ट डेवलप करना, कुजीन जरूर ट्राई करें। यू आर फूडी ना? आई एम वेरी फूडी। इससे मैंने फाउंडेशन लगा दिया है, आज ही जा रही कहीं, इसने कहा कि हल्का सा हमारे पास मेकअप हो कि जो सॉफ्ट लगे, बहुत ज़्यादा ना लगे। मैं जे डॉट के जो ब्राउन्जर है उससे इसको हल्का सा कंट्रोल कर रहा हूँ। कंट्रोल उतना करें जितना बुरा ना लगे। मैं जो अभी मेकअप कर रही है वो बहुत सॉफ्ट, बहुत हार्श कॉन्टोरिंग्स नहीं कर रहे, बस सॉफ्ट सॉफ्ट सी नेचुरल सा लुक चाहिए। गर्मी है इसलिए बहुत शाइनर शिमर्स लगाने से परहेज करें। मार्स का मैं ये ब्लश लगा रहा हूँ, अब पतली हो गई है तो अब यहाँ पर भी ब्लश लग सकता है। ब्लश अप्लाई कर रहे हैं हम, बहुत सॉफ्ट है क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल डेज के लिए हम कर रहे हैं। आईब्रोज को भी हम हल्का सा नीट करेंगे, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करेंगे। जो आईब्रोज हैं उसी के साथ हम प्ले करेंगे। ये आप समझने कि आपको एक ट्यूटोरियल मिल रहा है डेली गो मेकअप का। आपने अच्छी सी आईब्रो को फिल किया, वेरी सॉफ्ट, मतलब बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद एक कोई भी न्यूट्रल शेड लेकर आईज को हल्का सा कलर दे देंगे, थोड़ा सा वेरी लाइट। नीचे भी हल्का सा एक पिंक सा शेड हमारे पास हमने लिया है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत हर वक्त बहुत मेकअप हो या बहुत ज़्यादा चीज़ें हों
कि बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी तो ही अच्छा मेकअप होगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। इसके बाद हमने एक काजल पेंसिल ली है, क्लोज योर आइज। पतली पतली काजल पेंसिल हमने आँख के ऊपर लगाई, में लगाएंगे। बहुत फाइन लाइन, बहुत ज़्यादा डेफिनेट लाइन नहीं, क्योंकि हम इसको अभी स्मोक आउट कर देंगे। रुका, इतना यहाँ पर भी हमने थोड़ी सी एजेस पे भी लगा दिया, और हमने आईज के अंदर वाटर लाइन पे, अपने हाथ से लगाना आसान होता है, दूसरे के हाथ से ज़रा आँखों पे प्रॉब्लम होती है। अच्छा, हमने एक अच्छा सा ब्राउन कलर लेके जो काजल था उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। यस, रुका, and makeup is done. चलो जब करते हैं ब्लो ड्राई, सो इट्स टाइम फॉर ब्लो ड्राई। आ जाओ, सी द फाइनल लुक, कैसा? कुछ भी बोल लूं? हाँ मस्त। देखो ना कितना अच्छा हो गया कि अब हमने कट किया ना, उससे देखो कितना वॉल्यूम आ गया बालों में। बहुत 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 देखिए प्यारा। गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, वॉल्यूम देखें बैक से, कितना अच्छा वॉल्यूम आ गया, ये देखिए। और कलर वन टोन डार्कर होने की वजह से और शाइन होने की वजह से, तुम देखो सिर्फ मैंने वन टोन कलर अप किया है और इसके अंदर शाइन देखो, ये पिगमेंट आ गया ना, अब इनमें जान आ गई। ठीक है, हल्का सा मैंने फ्लेक रखा है, चाहो तो तुम ऐसे भी रख सकती हो और चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकती हो। हैप्पी? बहुत प्यारा लग रहा है, मैं बहुत चेंज लग रही हूँ। हाँ। जो तुम्हारी फेवरेट आलिया भट्ट, तुम इससे अच्छी लग रही हो। आलिया भट्ट जैसी लग रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। सो मज़र भी हैप्पी हो जाएंगे, मज़र को भी आई एम श्योर कि कलर बहुत अच्छा लगेगा और तुम ड्रामे में बहुत मजेदार लगोगी। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा मरियम, वैसे तो जब भी तुम आती हो तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, यूर अ फैमिली फॉर अस। और आज जो हमने हार्ट टू हार्ट बातें की हैं तो उससे भी, और जिस तरह तुमने अपनी जर्नी में अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट और इतना हैप्पी रखा है, ये लोगों के लिए एक सबक है, लोगों को सीखना चाहिए। और आसपास ही आपके बहुत सारी ऐसी मिसालें होती हैं जिससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। सो आज की चिट चैट कैसी लगी, आपको हेयर कैसा लगा, आपको मेकअप कैसा लगा, जरूर बताइएगा। और इंशाल्लाह अब आगे भी इस तरह और डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स आने वाले हैं। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आपकी ड्यूटी कि आपने लोगों को बताना है हमारे चैनल के बारे में, ताकि मेरी फैमिली मजीद बढ़ सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच मरियम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।